हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला था। मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स वहाँ पे था वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, और वहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था। यहाँ पे सेम काम किसके लिए करेंगे हम लोग? एक स्प्रिंग फोर्स के लिए करेंगे। आपको पता है कि स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी आता है। अगर आप मान लो स्प्रिंग को स्ट्रेच करो या फिर उसको कॉम्प्रेस करो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। आपने जो बाहर से जो भी वर्क डन किया है, एक्सटर्नल फोर्स ने जो भी वर्क डन किया है, वो वर्क डन सिस्टम के अंदर ट्रांसफर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो आपका ये स्प्रिंग का रिलैक्स पोजिशन है, मतलब अगर स्प्रिंग इस पोजिशन पे है तो वो बिल्कुल भी कॉम्प्रेस नहीं है और बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं किया हम लोगों ने, ये रिलैक्स पोजिशन है उसका। ऐसे केस में मैंने बाहर से कोई फोर्स लगाया नहीं है, सिस्टम में कोई पोटेंशियल एनर्जी फिलहाल नहीं है, बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब इसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। तो यहां से हम लोग ने स्प्रिंग में क्या किया, एक मास अटैच कर दिया और इसको एक फ्लोर पे रख दे रहे हैं, और ये फ्लोर में फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पे फ्लोर आ जाएगा और इस फ्लोर पे वो आगे पीछे इस तरीके से मूव कर सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, इसको इस पॉइंट से, इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। दिस इज योर कॉल्ड मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको हम क्या बोलेंगे? मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इस पोजीशन पे देखो हम करते क्या है, इसको पकड़ते हैं और बाहर से फोर्स लगाकर इसको बाहर खींचते हैं, ठीक है। जब हम इसको बाहर खींचने लगते हैं तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, और इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही अंदर जाने की कोशिश करते हैं। याद रखना, आप इसको जितना बाहर खींचोगे, जितना फोर्स लगाकर बाहर खींचोगे, रीस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही अंदर की ओर डेवलप होता है। तो यहां पे हमारा बाहर का एक्सटर्नल फोर्स जो भी होगा, इसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है वो उतना ही होता है जितना आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है। अगर आपने इसको बढ़ा दिया तो ये फोर्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो x है। ये x डिस्टेंस आप जितना दूर रखोगे, मतलब ये x जितना ज्यादा रखोगे, जितना दूर आप इसको इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना दूर ले जाओगे, उतना ही ज्यादा ये फोर्स बढ़ने लग जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको उतना ही ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, और जिसके वजह से आपका एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा, और उतना ही आपका रीस्टोरिंग फोर्स, या इसका एक काम करते हैं, इसको एफ आर नहीं एफ एस लिख देते हैं, दैट इज स्प्रिंग फोर्स, उतना ही स्प्रिंग फोर्स बढ़ने लगेगा। तो फिलहाल आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इसके स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट इसको बाहर ले जा रहे हो, मतलब हम इसके स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं। तो क्योंकि हम वर्क डन कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, तो हमारी एनर्जी जा रही है। तो जो भी हमने वर्क डन किया, जो भी एनर्जी स्पेंड किया, वो इस सिस्टम में चला जाएगा। मान लो तुमने क्या किया, इसको x डिस्टेंस से यहां तक मूव कर दिया एक्सटर्नल फोर्स लगा के, जिसके वजह से आपने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा। इस वर्क डन की वजह से ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया। अब जितना भी वर्क डन हमने किया है उतनी एनर्जी इस सिस्टम में ट्रांसफर हो गई। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तो आई नहीं, ये रेस्ट पे है, क्योंकि आपका एक्सटर्नल फोर्स इसके इंटरनल स्प्रिंग फोर्स को क्या करता है, बैलेंस कर देता है। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, जिसके वजह से ये इस पोजीशन पे रेस्ट पे होता है। फिलहाल इस पोजीशन पे क्या है, वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब आपका जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब इसका एनर्जी लॉस नहीं होगा हीट, लाइट या साउंड के फॉर्म में। तो हमने जो भी एनर्जी इसको प्रोवाइड किया, हमने वर्क डन किया, और जो भी एनर्जी सिस्टम के अंदर डाला, काइनेटिक एनर्जी में वो गया नहीं, तो वो किस में गया होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब इस पोजीशन पे इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है, राइट। जैसे ही आप इस एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हो, ठीक है, तो या तो आप बोल सकते हो कि चलो ये रीस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स है, उसको वापस अंदर खींच लेता है। अगर आप एनर्जी के टर्म्स में बात करो, देखो हम एक तो फोर्स के टर्म्स में बात कर सकते हैं, दूसरा हम एनर्जी के टर्म्स में बात कर सकते हैं। अगर फोर्स के टर्म्स में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो आपका लास्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे और इस फोर्स वाले पार्ट को हटा देता हूं। ठीक है। अब क्योंकि हमने बाहर से पकड़ के इसको यहाँ पे रखा था,
हमने एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन करवाया और जिसके वजह से इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हुई। बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब वो सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। अब जिस मोमेंट पे आप इसको रिलीज कर दोगे तो होगा क्या, यही पोटेंशियल एनर्जी बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और बॉडी को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाएगी। द पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी और बॉडी अब अंदर मूव होना शुरू हो जाएगा। देखो टोटल एनर्जी हमेशा इसकी फिक्स होगी क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, एनर्जी लॉस नहीं होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अंदर जाते जाते कम होती जाएगी और जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है। ठीक है, अगर मैं फोर्स के टर्म्स में बात करूं तो यहाँ पे अंदर की ओर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जिसको हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, वो उसको अंदर लेके जा रहा है। ठीक है जैसे जैसे अंदर आने लगता है, इस पॉइंट पे जब वो बीचों बीच आता है तो बीचों बीच आना का मतलब क्या है, इस पोजीशन पे आ गया, स्प्रिंग हो जाता है रिलैक्स। रिलैक्स्ड पे स्प्रिंग पर कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगता है, जब वो रिलैक्स पोजीशन पे है तो फोर्स जीरो है। अच्छा अब सुनो, फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी, इस मोमेंट पे इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी आते आते यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे इसकी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी हमने जो दिया था, वो जब वो मेन पोजीशन पे आ जाता है तो इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यहां तक आते आते इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो बीचों बीच इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो और इसके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी था वो सारा काइनेटिक एनर्जी में चला गया। मतलब यहां आते आते इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, सारा एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुका होता है, सारा काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुका होता है। इसका मतलब क्या है, इसके पास एक जबरदस्त वेलोसिटी आ चुकी होती है और क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है तो इनर्शिया की वजह से ये आगे मूव कर जाता है। अब मूव करने के बाद जैसे ये आगे बढ़ता है तो इसकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, अब जैसे ये आगे बढ़ता है तो इसका जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में आने लगता है। स्प्रिंग को अगर आप दबाओगे तो रीस्टोरिंग फोर्स फिर बाहर की ओर आएगा। रीस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा आपका मेन पोजीशन की तरफ ही होता है, इसको फिर से मेन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है। तो क्योंकि अब वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये रीस्टोरिंग फोर्स अब क्या करता है, ये स्प्रिंग फोर्स क्या करता है, इसके वेलोसिटी को कम करने लगता है। तो अब धीरे धीरे वेलोसिटी कम होने लगती है। अब धीरे धीरे वेलोसिटी अगर कम होगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाती है और यहां आते आते फिर से इसका जो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, अब इससे अंदर नहीं जा सकता हो, तो यहां आते आते फिर से इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब वो इस पॉइंट पे आ जाता है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे फिर से वो रुक जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, फिर सारी की सारी एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है इस पॉइंट पे। फिर से क्या होता है, अब रिस्टोरिंग फोर्स तो इसको बाहर की ओर लगी रहा है ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स फिर इसको बाहर ले जाता है, फिर इसको वेलोसिटी मिलता है, फिर यहाँ पर आते आते इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये खेल चलता जाता है। ठीक है, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल चलता रहता है। समझ में आया? तो इसका मतलब अलग अलग पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, इसका मतलब यहाँ पे होता है या फिर यहाँ पे होता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही होती है। जब ये बीचों बीच आ जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाती है क्योंकि सारा एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर बीच में कहीं रहेगा ये तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और काइनेटिक एनर्जी भी होगा, पर यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी से लेना देना है। तो इसका मतलब क्लियर है कि अलग अलग पोजीशन पे इसका पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगा। पोजीशन के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज होता है इसका हमारे पास अब इक्वेशन आने वाला है, वही इक्वेशन हमको यहाँ पे डिराइव करना है। ठीक है तो मान लो आपने क्या किया, इसको पकड़ के खींचा x डिस्टेंस से और यहाँ तक ला दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप जितना ज़्यादा इसको खींचोगे उतना ही इसका जो स्प्रिंग फोर्स है वो बढ़ जाएगा। अगर आपने इसको ज़्यादा खींचा तो स्प्रिंग फोर्स भी ज़्यादा होगा, मतलब x का जितना ज़्यादा वैल्यू होगा, इक्विलिब्रियम से ये जितना दूर होगा उतना ही ज़्यादा इसका स्प्रिंग फोर्स होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब स्प्रिंग फोर्स जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इनफैक्ट हम -x लिखते हैं, -x इसीलिए लिखते हैं
क्योंकि देखो रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप इसको बाहर खींचोगे, डिस्प्लेसमेंट बाहर की ओर होगा, तो आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो अंदर की ओर होगा। अगर आप इसको अंदर दबा दोगे, डिस्प्लेसमेंट अंदर की ओर, तो देखो स्प्रिंग फोर्स बाहर की ओर लगेगा। तो क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो हम यहाँ पे माइनस साइन यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एफ एस इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स आ जाएगा, जहाँ पे के जो है वो एक कांस्टेंट है। इस के का हमने नाम रखा हुआ है। इस के को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं या फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, ऐसे कई नाम दे रखे हैं। या तो कई बार इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं या फिर कई बार इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट। ये एक्चुअली स्टिफनेस डिसाइड करता है। मतलब के का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो आपका स्प्रिंग बहुत ही स्टिफ होगा, कड़क होगा, ठीक है, बहुत जल्दी वो फैलेगा नहीं। और आपका स्प्रिंग बड़ा लूज है, सॉफ्ट है, तो उसका के का वैल्यू भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग आपका कितना स्टिफ है उस पर डिपेंड करता है कि उसका के का क्या वैल्यू होगा। अब यहाँ पे देखो कि अगर सपोज करो आप एफ एस और के में अगर ये जो स्प्रिंग फोर्स है और एक्स में अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया तो आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। वो स्ट्रेट लाइन देखो कैसे आएगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है, मतलब आप इसको ओरिजिन मान लो, ये जो बीच वाला मीन पोजीशन है उसको इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट को पोजीशन को आप क्या मान लोगे, ओरिजिन मान लो। इससे इस साइड पॉजिटिव एक्स, इससे इस साइड नेगेटिव एक्स। तो यहाँ पे क्लियर है कि आपका अगर x पॉजिटिव है तो एफ एस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपका x पॉजिटिव है तो एफ एस नेगेटिव है, फोर्स नेगेटिव है। अगर आपका x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ आपको ऐसे आएगा। ऐसे क्यों आएगा देखो, क्योंकि आपका अगर x पॉजिटिव है तो f नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो सीधा आपका किस में चला जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और अगर आपका f पॉजिटिव है तो x नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्राफ आ जाएगा। इस तरीके से आएगा, राइट, क्लियर है। तो चलो इस केस में भी हम लोग अब क्या देखेंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी का देखेंगे कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पे देखो फिर से वही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द रीस्टोरिंग फोर्स या फिर नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो आपका स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। तो हम पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब देखो इस केस में आपका जो वर्क डन होगा दैट विल बी, अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे एफ इंटू डी एक्स। क्यों यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा पोजीशन उतना ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स। अगर आपने पोजीशन चेंज कर दिया तो स्प्रिंग फोर्स भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है, तो आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ये आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, काम करते हैं, देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 0 मान सकते हो, राइट। मेन पोजीशन से हमने पकड़ के इसको खींचा और इस पोजीशन तक ले आए। तो मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट पहले 0 था, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और उसको कहाँ तक लेके गए हम लोग, x तक लेके गए। तो हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से लेकर x तक होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक सेकंड में इसको अच्छे से लिख देता हूँ। 0 से लेकर इंटीग्रेशन कहाँ तक होगा, x तक होगा। डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, ठीक है। और हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेकर x तक होगा, क्योंकि हमारा इनिशियल पोजीशन 0 था, वहां से हमने x तक इसको डिस्प्लेस किया। अब इसको सॉल्व कर लो। एफ एक्स का वैल्यू आपको पता है माइनस के एक्स है, सो दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x माइनस के एक्स डी एक्स। माइनस माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x के एक्स डी एक्स। अब k एक कॉन्स्टेंट है जो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, सो इट विल बी इंटीग्रेशन x डी एक्स फ्रॉम 0 टू x। दिस इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, इसको रब कर देता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे देखो x का इंटीग्रेशन क्या होता है। आप अगर ये फॉर्मूला यूज करोगे इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो यहाँ पे आपका पावर 1 है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे n की जगह पे 1 है, x dx का मतलब 1 ही होगा ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 डाल दो, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब x स्क्वायर बाई 2। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2, और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, आपके पास लिमिट्स है, तो आप लिमिट यहाँ पे 0 डालो, यहाँ पे x डाल लो, दैट इज योर डेल्टा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके आगे अब देखो केस क्या है कि आप यहाँ पे कहाँ चला गया, हाँ, ये x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू x है। यहाँ पे अब रूल क्या है देखो, डेल्टा u विल बी इक्वल टू k तो वैसा ही रहेगा। रूल ये है कि आपको x के जगह पे पहले अपर लिमिट डालना है, फिर माइनस लिखना है, और फिर x के जगह पे आपको लोअर लिमिट डालना है। यही आपका डेफिनेट इंटीग्रल का रूल होता है। तो k, अब x की जगह पे अपर वैल्यू x डालोगे तो x स्क्वायर बाय 2 ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको माइनस लिखना है, और x के जगह पे आपको अब लोअर लिमिट 0 डालना है, तो ये 0 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, 0 स्क्वायर बाय 2। सो दैट इज इक्वल टू k x स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, 0 होगा ना ये, और दैट इज इक्वल टू k x स्क्वायर बाय 2। ये आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब आप इस पोजीशन से इस पोजीशन तक गए। क्लियर है? नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब इस पॉइंट पे, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब इस पॉइंट पे। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू लिख देता हूँ, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि 0 है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं यू लिख देता हूँ, और मेन पोजीशन पे आपको पता है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है। सो दैट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2। सो दिस u इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2, या फिर आप इसको u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, जो भी है। दिख रहा है ना आपको? ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। किसका? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, या फिर अगर कॉम्प्रेस्ड है तो ऐसे केस में इतना पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाता है। समझ में आया? अब देखो, अगर वो x डिस्टेंस से आपने उसको बाहर निकाला तो इतना पोटेंशियल एनर्जी आएगा, अगर आपने x डिस्टेंस से उसको अंदर कॉम्प्रेस किया तो भी यही फॉर्मूला आप यूज करोगे, इतना पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आ जाता है। अच्छा ओके, एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका जो टोटल एनर्जी है, वो मैंने पहले ही कहा था, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अंडर ये मूव कर रहा है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब हर पॉइंट पे टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो कांस्टेंट होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी इसकी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अगर 10 जूल आ रही है, तो वो हर पॉइंट पे 10 जूल ही होगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कहीं पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन आप दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी हर जगह पे सेम होगा, दैट इज 10 जूल। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे कुछ ये 3 मेन पोजीशंस हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे ये आपका मेन पोजीशन है, यहाँ पे आपकी सारी की सारी एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही होगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपका मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। और यहाँ पर जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आते हैं हम लोग, इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी बॉडी आके रुक जाती है, तो यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, सारा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। लेकिन बीचों बीच क्या होगा, आपका सारा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, वो मैक्सिमम होगा, और बॉडी का मैक्सिमम स्पीड जो है वो इसी पॉइंट पे होता है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। इनफैक्ट अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इसका ओरिजिन मानता हूँ x इज इक्वल टू 0, और ये 2 एक्सट्रीम पोजीशंस
मतलब ये वाला पोजीशन यहाँ पे और ये वाला पोजीशन यहाँ पे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे कि आपका यहाँ से यहाँ तक जाते जाते, और देखो इन बीच में, इन सारे पॉइंट्स के बीच में जो है ना, बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, और बीच में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा। तो यहाँ पे जब वो आगे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर जब वो आगे जा रहा है तो फिर से इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करें तो इसमें यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है यहाँ पे, और धीरे धीरे कम होता जाएगा, और मेन पोजीशन पे आते आते इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। मैं ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बना रहा हूँ। फिर यहाँ से बढ़ेगा और धीरे धीरे जब वो फिर से एक्सट्रीम पे जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आते आते मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यूज है। अगर तुम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा बताओ? एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0, तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 से स्टार्ट होगा और धीरे धीरे ये मीन तक आते आते मैक्सिमम हो जाता है। तो मीन तक आते आते ये मैक्सिमम हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और फिर मीन से वापस एक्सट्रीम पे जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे 0 हो जाता है, ये ऐसे। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ और ये आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे आपका टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, सेम रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, यहाँ पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो बीच में एक ऐसा पॉइंट कहीं जरूर आएगा, यहाँ पे भी और इस बगल भी, जहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का वैल्यू सेम होगा। मान लो टोटल एनर्जी 10 जूल है, तो इन पॉइंट्स पे दोनों एनर्जी आपस में इक्वली बढ़ जाएंगे, 5 जूल, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ रहा है और ये इस पॉइंट पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सेम एनर्जी हो गया ना। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम होगा, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। तो यहाँ आपको एक ऐसा कोई पॉइंट मिल जाएगा और यहाँ पे भी ऐसा कोई एक पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो इस तरीके से हम इस सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग वाले टॉपिक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। बाय बाय।